हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी वीडियो के अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। आगे और भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और वीडियो के साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम जगदीश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने बचपन से भूत प्रेतों की कहानियाँ बहुत सुनी हैं, लेकिन आज एक घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये घटना मुझको मेरे दादाजी ने बताई थी, और जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे अक्सर इस घटना को बताते थे। उनके साथ ये घटना घटी थी, और उनके साथ ये घटना तब घटी थी जब वो 10 साल के थे। उस समय मुझको ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी, लेकिन जब दादाजी ने इस घटना के बारे में मुझको ठीक से बताया तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। ये घटना दादाजी के साथ कब घटी थी ये तो मुझको पता नहीं, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र 10 या 11 साल की थी। दादाजी राजस्थान के एक गांव में रहते थे, जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। दादाजी के गांव के पास बड़े बड़े जंगल भी थे, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरी भरी घास निकला करती थी। उस टाइम उनके पास कुछ बकरियां थी जो उन्होंने पाल रखी थी, जिनको वो अक्सर उन जंगल के पास घास चराने ले जाया करते थे। वो अक्सर दोपहर के 3 या 4 बजे अपने घर से निकलते थे। उनके साथ उनके दोस्त भी होते थे, और उनके दोस्तों की बकरियां भी होती थी। जिस दिन उनके साथ ये घटना घटी, वो अपने दोस्तों के साथ उसी वक्त जंगल के पास बकरियां चराने गए थे। उस वक्त उनकी और उनके दोस्तों की बकरियां मिलाकर कुल 20 बकरियां थीं। जहां पर वो उनको घास चराने ले जाते थे, वो एरिया जंगल का ही था, और वो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। दोपहर से शाम हो गई और सब घर की तरफ वापस लौट रहे थे। तभी दादाजी के दोस्त ने दादाजी से बोला कि हमारी गिनतियों में एक बकरी कम है, और जो बकरी कम थी वो एक बकरी का छोटा सा बच्चा था, जिसको हम लोग मेमना कहते थे, जो कि अपने झुंड से बिछड़ गया था और कहीं भी नहीं दिख रहा था। सबको लग रहा था कि शायद वो जंगल की तरफ वापस चला गया है या अपना रास्ता भटक गया है। वो लोग जंगल से काफी ज्यादा दूर निकल आए थे, इसलिए सबको वापस ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम था। इसलिए दादाजी ने अपने दोस्त से बोला कि वो अपनी बकरियां और दादाजी की बची हुई 3 बकरियों को घर वापस ले जाए, और दादाजी उस बकरी के मेमने को ढूंढ के जल्द से जल्द घर वापस आ जाएंगे। उस वक्त शाम थोड़ी होने लगी थी, सूरज बस डूब ही रहा था। दादाजी को अपने घर से डांट न पड़े, इसलिए वो जंगल की तरफ भागते हुए गए। वो उस घने जंगल की तरफ वापस लौट कर चले गए, और अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनको डर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा डर उनको उस छोटे से बकरी के बच्चे का था, जो कि गायब हो चुका था। जब वो वहां पर पहुंचे, तब वो जंगल देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अंधेरे में वो जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उस वक्त उनको ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। दादाजी ने उस मेमनी के बच्चे को आवाज भी दी कि कहीं वो अंधेरे में अगर भटक भी गई हो तो आवाज सुन के उनके पास वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं मिली। तब उनको मजबूरन जंगल के अंदर जाना पड़ा। जब वो हल्का सा जंगल के अंदर गए, उनको अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पैर बार बार मोटे मोटे पेड़ों की जड़ों से लड़ रहे थे, और वो लड़खड़ा के नीचे भी गिर जा रहे थे। तभी उनको जंगल के एक अंधेरे से बकरी के मेमने की आवाज आई। उस वक्त वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, और उस बकरी के मेमने की आवाज जंगल में गूंज रही थी। वो अंदर अंधेरे की तरफ उसी आवाज के पीछे जा रहे थे। डर की वजह से वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको पता था कि वो मेमना शायद किसी मुसीबत में है, इसलिए वो धीरे धीरे वहीं पर ही जा रहे थे। हल्की फुल्की सूरज की रोशनी जो कि जंगल के अंदर आ रही थी, वो बस डूबने ही वाला था। शाम हो गई थी, और तभी दादाजी को अंधेरे की तरफ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो औरत दादाजी की तरफ ही देख रही थी। दादाजी ने बताया था कि वो बूढ़ी औरत हल्की सी झुकी हुई थी, और उस बूढ़ी औरत के हाथ में
वही बकरी का मेमना था जो कि मर चुका था। दादाजी उस बूढ़ी औरत को देख के हैरान हो गए। वो धीरे धीरे दादाजी की तरफ बकरी के मेमने की उसी लाश को लेते हुए आगे आ रही थी और वो अपने हाथ को दादाजी की तरफ की हुई थी कि दादाजी उससे वो मेमना ले ले। दादाजी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो डर की वजह से चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया था कि उनके पैर भी नहीं हिल रहे थे। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। वो बूढ़ी औरत अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और हंस रही थी। धीरे धीरे वो दादाजी की तरफ अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बढ़ रही थी। दादाजी के हाथ में एक लकड़ी का बांस था जो वो अक्सर बकरियों को चलाते वक्त इस्तेमाल किया करते थे। दादाजी ने उसी लकड़ी के बांस को पकड़ के उस बूढ़ी औरत की तरफ जोर से फेंक दिया, जो कि उस औरत के लगा भी, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत कुछ देर के लिए नीचे गिर गई और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। दादाजी ने बताया था कि ऐसे चिल्लाने की आवाज वो आज तक नहीं सुने हैं। उनके कान एकदम जोर से फटने लगे और उनके सर में दर्द होने लगा। दादाजी जब भी मुझे इस घटना के इस हिस्से के बारे में बताते हैं, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो इस तरह से मुझे ये घटना बताते थे कि मैं भी बहुत ज्यादा डर जाता था। फिर वो भागते हुए जंगल से बाहर निकल गए और अपने घर की तरफ जा रहे थे। जंगल से निकलते वक्त वो कई बार नीचे भी गिरे, लेकिन वो उठ के घर की तरफ वापस जा रहे थे। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से उनकी तरफ आ रही थी और वो अजीब सी आवाजें भी निकाल रही थी। अंधेरे में भागते हुए जब वो घर पर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ। तब उन्होंने सारी बात अपने घर वालों को बताई और सारी बात बताने के बाद वो जोर जोर से रोने लगे। तभी उनके घर वालों ने उनको बोला कि डरो मत और जाके खाना खा के सो जाओ, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। कुछ देर बाद घर में सब लोग खाना खा के सो गए, लेकिन दादाजी को रात भर नींद नहीं आ रही थी। उस टाइम उनका घर बहुत छोटा था तो गांव में सब घर के बाहर ही सोते थे। उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा बरामदा बना हुआ था जो एक बहुत मोटी सी दीवार से घिरा हुआ था और उस दीवार पर एक दरवाजा लगा हुआ था। दादाजी जगते हुए उसी औरत के बारे में सोच रहे थे और तभी उनको अचानक से दोबारा उसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी जो कि उनके सामने ही टहल रही थी। वो उनके घर के बाहर थी। उन्होंने अपने घर के दरवाजे से झांक कर देखा तो वो बूढ़ी औरत उनको घर के अंदर आने के लिए बोल रही थी। उसको देख के वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगे और बहुत ज्यादा डर गए थे। उनकी आवाज सुन के घर के सारे लोग जग गए। उन्होंने देखा कि दादाजी छत पर हैं और छत से ही उस बूढ़ी औरत को देख रहे हैं। सब भागते हुए छत की तरफ गए और सबने उस बूढ़ी औरत को देखा और सब बहुत ज्यादा डर गए थे। उन सबने उस बूढ़ी औरत की आवाज भी सुनी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक डायन थी। दादाजी के पिताजी और माताजी ने भी उस डायन को देखा था और सारे घर वालों ने उस डायन को देखा था। उसको देख के सब बहुत ज्यादा डर गए थे। वो बार बार बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और उस डायन के हाथ में वो बकरी का मरा हुआ मेमना भी था, जिसको देख के सब हैरान हो गए थे। सब उस बूढ़ी औरत को पहचान गए थे। दरअसल वो एक जंगल की डायन थी जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना था। उसको कई लोगों ने देखे जाने के बारे में भी उस वक्त सबको बताया था, लेकिन सब लोग यही सोचते थे कि जंगल की डायन बस एक अफवाह है, लेकिन वो एक सच बात थी। ये पता चलते ही सब घर के अंदर ही थे और कोई भी घर के बाहर नहीं निकला। ऐसे लगातार 2-4 दिन तक वो डायन रात में आती थी और तभी सबको ये पता चल गया कि दादाजी को वो लिए बिना तो नहीं जाएगी। परेशान होकर दादाजी के घर वाले 4 गांव छोड़ के एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने दादाजी को देखा और दादाजी से सारी बातें एक एक करके दोबारा पूछी और दादाजी ने उनको बताई। तब उस तांत्रिक ने बताया कि उस डायन को रोका नहीं जा सकता है। दादाजी ने उस डायन को एक लाठी खींच के मारी थी जो कि उसके लग भी गई थी और अब वो अपना बदला दादाजी की मौत से ही पूरा करेगी। तब उनके घर वालों ने पूछा कि बाबा इसका कोई उपाय बताइए। तब तांत्रिक ने बताया कि इसका बस एक ही उपाय है कि दादाजी को इस गांव से जितना दूर हो सके भेज दो, क्योंकि वो अब दादाजी का घर देख चुकी है और जब तक वो उनको ले नहीं जाएगी वो नहीं मानेगी। फिर उस तांत्रिक ने दादाजी को एक तावीज बना के दी। उन्होंने बोला
कि तुम घर में ही रहो और घर से बाहर मत निकलना। शाम हो जाने के बाद और दोपहर के 1 से 3 के बीच में तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि उस समय काली शक्तियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती हैं और वो डायन तुमको लेने जरूर आएगी। फिर दादाजी के माता पिता ने यह सोचा कि वो दादाजी को उनकी मौसी के घर छोड़ देंगे। उस तांत्रिक ने दादाजी के माता पिता को एक काली भभूति भी दी और यह भी बोला कि उस काली भभूति से घर के चारों तरफ एक गोला बना दे, जिसकी वजह से वो डायन घर के अंदर भी नहीं आ पाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया और वो डायन अब सिर्फ दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है। पहले तो वो दरवाजे को पीटती भी थी और अब उस घर के दरवाजे को छू भी नहीं पाती थी। ऐसा करते हुए 2 से 3 दिन हो गए और फिर दादाजी और उनकी माताजी दिन के वक्त ही उनकी मौसी के यहाँ रहने के लिए चली गईं। जब दादाजी दिन के वक्त वहां से निकले तो उनको पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। उनको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। दादाजी को यह लग रहा था कि वो डायन उनका पीछा कर रही है। उसके बाद दादाजी किसी तरह रात के अंधेरे में अपनी मौसी के घर पहुंच गए, लेकिन वो डायन उनका पीछा नहीं कर रही थी। दिक्कत तो दादाजी के घर पे थी। वो डायन फिर उसी रात दादाजी के घर पर आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी और सबने उसको देखा। उस डायन को देख के सब बहुत ही ज्यादा डर जाते थे। वो डायन अक्सर रात में गांव में टहलती थी और अब उसकी नजर गांव पे पड़ चुकी थी। सारे गांव वाले उस डायन से परेशान हो चुके थे और रात में अब कोई भी उस डायन के दर से बाहर नहीं निकलता था। फिर सारे गांव वाले उस तांत्रिक के पास दोबारा गए और अपनी परेशानी बताई कि वो डायन रोज गांव में रात में आती है। उसके बाद उस तांत्रिक ने गांव वालों को वही काली विभूति दी और बोला कि इस विभूति से गांव के चारों तरफ एक गोला बना दे, जिससे वो डायन गांव के अंदर फिर कभी नहीं आ पाएगी। गांव वालों ने सुबह होते ही वैसा ही किया और फिर उस रात से वो डायन गांव में नहीं दिखी, लेकिन उसके बाद से उस डायन को अक्सर गांव के बाहर जरूर देखा गया था और धीरे धीरे करके वो डायन दिखना बंद हो गई और जंगल की तरफ लौट गई। उस घटना के बाद से दादाजी काफी सालों तक अपने घर नहीं आए। फिर एक बार वो हिम्मत करके अपने घर भी आए। उनको काफी डर था कि उनको कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन ऊपर वाले की दया से उनको कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ एकदम ठीक था। वो मुझे ये भी बताते थे कि वो रात में अक्सर अपने घर से निकलने से तब भी डरा करते थे और उसके बाद ये सारा माहौल शांत हो गया। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मुझको अमरीश जी ने भेजी है, जो कि गुवाहाटी के रहने वाले हैं। अब आगे की घटना मैं आपको अमरीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अमरीश है और मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ। अभी मेरी उम्र करीब 28 साल है और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तब मैं कॉलेज हॉस्टल में था। ये घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। मैं अपने कॉलेज का नाम तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी पूरी एजुकेशन गुवाहाटी से ही हुई है। जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके बाद मैंने हॉस्टल में भी एडमिशन ले लिया था। हालांकि मेरा घर हॉस्टल के बहुत ही पास था, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मेरा घर जहाँ पर बना था वो थोड़ा मार्केट एरिया था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता था। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता था, इसलिए पापा ने मुझको हॉस्टल में भेज दिया। मेरे साथ मेरा एक रूम पार्टनर था, उसका नाम था मोहन। वो हमारे साथ ही रहता था। हम जिस हॉस्टल में रहते थे वो 4 मंजिल का हॉस्टल था। मैं और मोहन चौथी मंजिल पर ही रहते थे। चौथी मंजिल पर सिर्फ 2 ही रूम उठे थे, एक जिसमें मैं और मोहन रहते थे और हमारे बगल में भी एक रूम था जिसमें एक लड़का मोहित रहता था। उसके अलावा वो पूरी चौथी मंजिल खाली थी। चौथी मंजिल के नीचे पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों मंजिल भरे हुए थे। मोहित हम लोग से ज्यादा बात नहीं करता था, वो अपने में ही रहता था। हालांकि मोहित पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। मेरा रूम पार्टनर मोहन वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा था और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। हमारे सेमेस्टर का एग्जाम आया जिसमें मेरे नंबर बहुत खराब आए। तब मोहन ने मुझसे बोला कि वो मुझको पढ़ाएगा और मुझे भी उसके साथ पढ़ने में अच्छा लगता था। मैं और मोहन अक्सर मोहित से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन मोहित हमसे बात तक नहीं करता था। वो हमसे बस 1-2 शब्द की बात करता था
उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता था और पढ़ाई करता था। वो काफ़ी इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। वो अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। जैसे तैसे हमारा पहला साल ख़त्म हो गया और दूसरे साल का पहला सेमेस्टर भी चालू हो गया। दूसरे साल के पहले सेमेस्टर में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे और मेरे रूम पार्टनर मोहन के भी नंबर बहुत अच्छे आए थे, क्योंकि हम दोनों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी। लेकिन इस बार मोहित के नंबर बहुत खराब आए थे, शायद वो फेल हो गया था। मोहित इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने और मोहन ने उससे बात करने की कोशिश भी की और उसको समझाने की कोशिश की कि तुम परेशान मत हो, तुम आगे फिर से अच्छा कर लोगे। उसने हमारी बात ज़्यादा नहीं सुनी और दोबारा अपने रूम के अंदर चला गया और रूम को अंदर से बंद कर लिया। कुछ दिन तक जब मोहित अपने रूम से बाहर नहीं निकला तो हमने कंप्लेन की, तो हमें ये पता चला कि मोहित ने रूम में ही सुसाइड कर लिया है। ये बात जब पूरे हॉस्टल में फैली तो हम सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद सारी पुलिस इंक्वायरी हुई और मोहित की बॉडी को हटाया गया। उसके 1 महीने बाद हमारे कॉलेज की छुट्टियां होने वाली थी, तो हम सब लोग छुट्टियों में घर चले गए। मोहित के रूम को उसी दिन लॉक कर दिया गया था। जिस दिन मोहित की बॉडी निकाली गई थी, उसी दिन से मोहित के रूम को लॉक करके चाबी वार्डन ने अपने पास रख ली थी। उसके बाद हम सब अपनी छुट्टी के लिए चले गए। 1 महीना पूरा होने के बाद मैं वापस हॉस्टल में आ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरा घर हॉस्टल के काफ़ी नज़दीक था, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। मेरा रूम पार्टनर मोहन 2 दिन बाद आने वाला था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जाके दोबारा अगले सेमेस्टर की तैयारी करना चालू कर दूं। हॉस्टल के ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे। पूरे हॉस्टल में मुझको मिलाकर उस वक्त 15 या 16 ही बच्चे थे जो अलग अलग फ्लोर पे रहते थे, और उस वक्त चौथे फ्लोर पर मैं अकेला था। मेरे साथ ये घटना उसी फ्लोर पर घटी थी। मैं अपनी पढ़ाई करके रात में 2 बजे सो रहा था, तभी मुझे अचानक से मेरे दरवाजे पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। पहले मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूं, इसलिए मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो सच में मेरे दरवाजे पर कोई था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे लगा कि शायद मोहन वापस आ गया हो, लेकिन मोहन ने मुझसे बोला था कि वो 2 दिन बाद आने वाला है, तो उसके होने का ज़्यादा सवाल पैदा नहीं होता है। मैं नींद में उठा और मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। मैं रूम के बाहर आके खड़ा हुआ और कॉरिडोर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखने लगा। वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे रूम के बाहर जो कॉरिडोर बना हुआ था उसका बल्ब खराब था, इसलिए पूरे कॉरिडोर में बहुत काला अंधेरा था। किसी को कुछ ठीक से दिखाई भी ना दे, इतना घना अंधेरा। लेकिन मेरे रूम के अंदर लाइट आ रही थी, इसलिए मैंने उस अंधेरे पर इतना ध्यान नहीं दिया। जब मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं है तो मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा वहम हो। मैं अपने रूम के दरवाजे को बंद करके दोबारा अंदर जाने लगा। मैं रूम का दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी मुझे दोबारा दरवाजा पीटने की आवाज आई, और इस बार वो आवाज मेरे रूम से नहीं बल्कि मेरे बगल वाले रूम से आ रही थी, और वो बगल वाला रूम मोहित का रूम था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। मोहित के रूम से आवाज आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मोहित का रूम बाहर से लॉक था। मैं दोबारा अंदर जाने लगा और वो आवाज मुझे दोबारा आई। मैं उसके बाद मोहित के रूम के सामने जाके खड़ा हो गया और उसके रूम के अंदर से लगातार खटखटाने की आवाज आ ही रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि शायद वार्डन ने किसी को अंदर बंद करके रखा हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने दरवाजे पर कान लगाया तो मुझे अंदर किसी के रोने की आवाज आ रही थी, और वो आवाज मोहित की थी। मोहित अंदर रो रहा था। उसकी आवाज सुन के मैं एकदम हैरान हो गया। मोहित तो मर चुका था, फिर अंदर किसकी आवाज थी? वो रोते हुए बोल रहा था कि मैं फेल कैसे हो सकता हूं, मैंने तो पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी। और यही चीज वो बार बार रिपीट करने लगा। मैंने अपने कान को एकदम दरवाजे पे सटा रखा था।
और तभी मुझे अंदर से आवाज आई कि अमरीश, मैं फेल हो गया भाई। ये सुन के मेरी हालत खराब हो गई और मैं कॉरिडोर में ही गिर गया। और फिर उसके बाद उस दरवाजे से अंदर से और जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। मैं दोबारा अपने रूम के अंदर भाग गया और अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर जाके लेट गया और भगवान को याद करने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस वक्त मेरे पास कोई फोन भी नहीं था जिससे मैं किसी को फोन करके बुला सकूं, क्योंकि हमारे हॉस्टल में फोन अलाउड नहीं था। कुछ देर जब मैं शांत लेटा हुआ था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे रूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। मैं पूरी रात नहीं उठा। मैं अपने बेड पर ही लेटा हुआ था। मैंने दरवाजे को नहीं खोला। मेरे साथ ये घटना अगले दिन भी हुई। मैंने हॉस्टल के वार्डन को इन्फॉर्म किया। उसने बोला कि ये सब मेरा कोई वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने उससे बोला कि उस रूम के अंदर कोई है। उसने कहा उसके अंदर कोई भी नहीं है, और जब से पुलिस वालों ने उस रूम को लॉक किया है उसकी चाबी मेरे ही पास है और मैंने उस रूम को खोला भी नहीं है। उस रूम के अंदर मोहित के सारे सामान रखे हुए हैं और मैं बिना पुलिस की परमिशन के इसको खोल भी नहीं सकता हूं। मैंने कहा ठीक है। जब वार्डन ने दरवाजे को खोलने से मना किया तो मैंने वार्डन से रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ दिन के लिए मुझे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के किसी रूम में रहने के लिए परमिशन दे दे। उसके बाद जब मेरा रूम पार्टनर आएगा तो मैं ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाऊंगा। उसने मेरी बात मानी और मुझे सेकंड फ्लोर दे दिया, जिसमें मैं कुछ दिन तक रहा। उसके बाद मेरा दोस्त आ गया और फिर मैंने अपने दोस्त को ये सारी बातें बताई। उसने कहा कि यह सब मेरा कोई वहम हो सकता है। मैंने उससे बताया कि हमें आज रात में पता चल जाएगा। मोहन और मैं रात में सो रहे थे और तभी हमारे दरवाजे में दोबारा खटखट की आवाज आने लगी। मोहन तुरंत निकल के देखने लगा और वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मोहन को दोबारा मोहित के रूम से रोने की और जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। मोहन भी ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो गया था। वो तुरंत वार्डन के पास भागते हुए गया और रात में ही वार्डन को जगाया। वो वार्डन को बुला के भी लाया, लेकिन अंदर से इस बार कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हम लोगों ने वार्डन से रिक्वेस्ट की कि हमें लग रहा है कि अंदर कोई है, आप प्लीज दरवाजा खोलो। जब वार्डन ने हमारी बात मान के रूम के दरवाजे को खोला तो हम सब लोग हैरान हो गए थे। अंदर मोहित का सारा सामान फैला हुआ था। मोहित के कपड़े, उसकी किताबें, सब कुछ फैली हुई थी और बहुत बुरी तरीके से। उसकी किताबों को किसी ने नोच के फाड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उनसे कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा हो। वार्डन ये सब देख के बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि उसने बताया था कि जब इस दरवाजे को बंद किया गया था तो मोहित की हर एक चीजों को प्रॉपरली रखा गया था। तो ये सब चीजें बिखरने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो ये सब आखिर कैसे हुआ? जब हमने वार्डन को ये सारी बातें बताई तो उसको हमारी बात पर हल्का फुल्का विश्वास हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको यही लग रहा था कि हो सकता है ये सब हमारा वहम हो। हमारी बात मान के वार्डन ने फिर हमारे फ्लोर को चेंज कर दिया और हम सेकंड फ्लोर के रूम में आ गए। हम अक्सर अपने सेकंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पर देखा करते थे। हमें ऐसा लगता था कि ऊपर कोई टहल रहा है। हम रात के अंधेरे में ऊपर देखा करते थे। ऊपर के फ्लोर के कॉरिडोर का बल्ब अभी तक ठीक नहीं हुआ था। हमें ऐसा लगता था कि ऊपर के कॉरिडोर से कोई नीचे की तरफ झांक के देखा करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हम ही लोगों को देखा करता है। मैं और मोहन अक्सर उस परछाई को टहलते देखा करते हैं, और वो परछाई किसी और की नहीं, मोहित की ही परछाई थी। काली परछाई जो अक्सर उसी रूम के बाहर खड़ी रहती है। कई बार तो मोहन को वो परछाई फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर भी टहलते हुए नजर आई है, लेकिन डर की वजह से वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर कुछ दिनों बाद हमारा चौथा सेमेस्टर भी खत्म हो गया और उसके बाद हमने उस हॉस्टल को छोड़ दिया और दूसरे हॉस्टल में चले गए। लेकिन उस हॉस्टल में रहने वाले कुछ बच्चों से हमारी बात हुआ करती थी और वो हमको अक्सर बताते थे कि हॉस्टल के चौथे फ्लोर पर उन्होंने किसी को टहलते हुए देखा है और रोते हुए सुना है, लेकिन इसका कभी भी कोई प्रमाण किसी को नहीं मिला। धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन हो गया कि वो हॉस्टल अब भूतिया हो चुका है। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्लीज मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।